और अब खबरें तफसील से। यूरोपियन यूनियन के एमपीज का कश्मीर दौरा जारी है। कुछ देर पहले ही उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन से मुलाकात की और उसके बाद डेलीगेशन गवर्नर सत्यपाल मलिक से मिलने पहुंचा। यूरोपियन डेलीगेशन के अंदर पहुंची है यूरोपियन यूनियन के 27 अरकान की टीम। कांग्रेस ने हालांकि इसको लेकर सवाल जरूर उठाए हैं और कांग्रेस का यह कहना है कि जब हिंदुस्तान यूरोपियन यूनियन की है और वो फिलहाल श्रीनगर पहुंची है, वहां पर हमने अब से थोड़ी देर पहले दिखाई थी आपको वो तस्वीरें भी, जहां पर वो बोट में लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे थे। वहां पर दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर ये तमाम अरकान टीम इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहां पर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों का। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया उसके बाद ये पहला किसी डेलीगेशन का दौरा है। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन से भी मुलाकात की है। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मुलाकात के दौरान की तस्वीरें और दूसरी तरफ वादी कश्मीर में लुत्फ उठाते हुए ये तमाम एमपीज नजर आ रही हैं। दरअसल ईयू का डेलीगेशन आज कश्मीर दौरे पर है। हालांकि अपोजिशन की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि जब मुल्क के एमपीज को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा कश्मीर में, तो फिर बाकी के एमपीज जो गैर ममालिक है उनका डेलीगेशन कैसे जा सकता है। इस तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं। तो वहीं दूसरी जानिब दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर यूरोपियन यूनियन के 27 अरकान की टीम पहुंच चुकी है श्रीनगर। और इसके साथ ही आपको एक मरतबा फिर से ये भी बता दें कि इस दौरान अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन से मुलाकात की है और इसके बाद डेलीगेशन गवर्नर से मिलने भी पहुंचा, जहां पर यूरोपियन डेलीगेशन के मेंबर डल झील में शिकारे का लुत्फ भी लेते नजर आए। इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वादी कश्मीर की फिजा कैसी है और वो क्या कुछ बयां कर रही है। ये जो एक्सपीरियंस है ये पूरी दुनिया के अंदर जाएगा इन डेलीगेशंस का कि आखिर कश्मीर के अंदर जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ के हालात ख़राब है और वहाँ पर जो ज़िंदगी मामूल पर नहीं है, उन सभी लोगों को करारा तमाचा लगेगा जब इस तरह की तस्वीर बाहर जाएगी। ख़ासतौर पर मुल्क के बाहर जिस तरीके से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा रच रहा है, बैनुल अक़वामी सतह पर वो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। तो जब ये तस्वीर और जहाँ के जो उनके तजुर्बात हैं वो लेकर जहाँ से वहाँ जाएंगे तो उसका असर इंटरनेशनल लेवल पर पड़ेगा और इसीलिए ईयू डेलीगेशन इस वक्त कश्मीर दौरे पर है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली मर्तबा कोई बैनुल अक़वामी डेलीगेशन कश्मीर के दौरे पर पहुंचा है, जहां पर यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन के कश्मीर दौरे को लेकर कांग्रेस समेत अपोजिशन जमात ने सवाल उठाए हैं। सुबह 8 बजे यूरोपियन यूनियन के 27 एमपी जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से रवाना हुए। इस दौरे का मकसद वादी कश्मीर के हालात को जानना है, लेकिन ईयू एमपीज का ये दौरा अपोजिशन जमात के गले नहीं उतर रहा है। कांग्रेस समेत अपोजिशन की दीगर पार्टीज ने इस मसले पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर को ही इस मसले पर मरकजी सरकार को घेर लिया। राहुल ने पूछा कि जब हिंदुस्तानी रुकने पार्लियामेंट या लीडरान को जम्मू कश्मीर नहीं जाने दिया जा रहा है तो ईयू एमपीज को ये परमिशन कैसे मिल गई। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि इसमें काफी कुछ गलत है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के कई लीडर्स ने इस मसले पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उधर बीजेपी के लीडर्स ने अपोजिशन के सवाल का जवाब दिया और कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए ईयू डेलीगेशन को कश्मीर जाने की इजाजत दी गई है ताकि दुनिया को सच्चाई का पता चल सके। कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के प्रोविजन को हटाए जाने के बाद ये किसी गैर मुल्की डेलीगेशन का पहला कश्मीर दौरा है। कश्मीर दौरे पर जाने वाले इस डेलीगेशन के मेंबर और वेल्स से यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स नॉर्थन गिल ने उम्मीद जताई कि इस दौरे से जमीनी हालात जानने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए एक शानदार मौका है जब हम गैर मुल्की डेलीगेशन के तौर पर कश्मीर जाकर हालात का जायजा लेंगे और जमीनी हकीकत को खुद देखेंगे।
आपको बता दें कि सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, जब ईयू डेलीगेशन के कश्मीर दौरे की बात सामने आई तो इस पर सवाल उठाने वालों में सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी थे। बीजेपी के राज्यसभा एमपी स्वामी ने कहा कि वजारत खारजा की जानिब से इस दौरे की इजाजत देना हिंदुस्तान की पॉलिसी के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूरोपियन यूनियन का जो एक वफ्द है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और जहाँ पर जो है हालात है उसका जायजा भी ले रहा है। जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हुसैन हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। खालिद, सबसे पहले आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि जो यहाँ पर ये डेलीगेशन आया है यूरोपियन यूनियन का, तो उनकी जानिब से फिलहाल अभी क्या कुछ किया जा रहा है, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर इस वक्त, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वो शिकारा में बैठे हुए थे, वहां पर वादी कश्मीर का लुत्फ ले रहे थे। देखिए, आज दिन की अगर हम बात करें तो 23 जो लोगों पर मुश्तमिल ये यूरोपियन डेलीगेशन आज करीबन 12 बजे श्रीनगर पहुंचा और सीधा फिर वो एक होटल गए जहां उन्होंने लंच किया और उसके बाद सीधा वो आर्मी हेडक्वार्टर चले गए जहां उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां का फीडबैक लिया आर्मी से, और आर्मी के बाद वो फिर एक प्राइवेट होटल में चले गए जहां करीबन 13 डेलीगेशंस ने उनसे मुलाकात की है, जिनमें कुछ राजनीतिक दल थे, भाजपा के लोग थे और जनता दल यूनाइटेड के लोग थे, 5 सरपंच जो चुने हुए हैं उनका प्रतिनिधिमंडल था और साथ ही साथ बीडीसी जो अभी हाल ही में चुनाव हुए उनके अध्यक्ष थे। उसके बाद ये बैठकों का दौर ख़त्म करने के बाद वो शाम में मेरे पीछे अगर आप देख पाएँ तो ये झीले डल जो है अभी यहाँ पर खूबसूरत झीले डल जो है वहाँ पर उन शिकारे में बैठ के अभी कुछ देर पहले उन्होंने सब ने इसका लुत्फ़ लिया है और खूबसूरत झील का नज़ारा लिया है। ये झील जो विश्व प्रसिद्ध झील है, जिसके जो कश्मीर की पहचान है और दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं अट्रैक्ट होते हैं इसी झील की वजह से, और इसमें उनकी सैर करने एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ से देता है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में जिन्होंने अपने टूरिस्ट के लिए एडवाइजरीज लगाई है कश्मीर आने पर, लेकिन यहाँ पर इस प्रतिनिधि मंडल ने जो सैर की है, हो सकता है कि इनका फीडबैक जो जाएगा वो एडवाइजरी हटेगी और कश्मीर में 90 के दहाई के पहले जिस तरह से फॉरेन टूरिस्ट आते थे वो वापस लौटेंगे और एक बड़ी तादाद हमें फॉरेन टूरिस्ट की यहाँ देखने को मिलेगी। हाई एंड टूरिस्ट होता है, बहुत खर्चा करते हैं वहाँ पर यहाँ पर, और उससे इकॉनमी यहाँ की बूस्ट होगी क्योंकि टूरिज्म जैसा कि हम जानते हैं यहाँ की जो इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, और जैसे ही वो पनपेगी तो निसंदेही डेवलपमेंट होगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो करीबन 60% कश्मीर के लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टैक्सी वाला हो, रिक्शा वाला हो, शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, होटल वाला हो। तो अगर वो इंडस्ट्री बूस्ट होती है तो निसंदेही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कश्मीर के लिए। ये एक पॉजिटिव मैसेज है यहाँ से। और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो ब्रीफ करेंगे जिसमें वो पूरा जो वो उन्होंने यहाँ से फीडबैक लिया है उसका भी कुछ वर्णन करेंगे। और एक देखने वाली बात यह है कि एक अनऑफिशियल डेलीगेशन है ये प्रधानमंत्री से कल मिले और उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल से इन्होंने बैठक की, उसके बाद इनको अनुमति मिली यहाँ आने की। जो इंटरनेशनल लेवल पर अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर के मुद्दे बार बार उठते थे उसको लेकर ये प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है और कहीं न कहीं इनके आने से एक इंटरनेशनली मैसेज भी जाएगा। बिल्कुल, इंटरनेशनली मैसेज तो जरूर जाएगा। खालिद, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जितने भी ये यहाँ पर एमपीज पहुंचे हुए हैं इनको रोकने के इंतजाम कहाँ पर किए गए हैं, और अगर सिक्योरिटी लिहाज से अगर नहीं बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जो आपने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होगी, एक तो इस बात की जानकारी दीजिए, और दूसरा ये कि इसके अलावा जो कि फीडबैक जाएगा उसका कितना असर आने वाले वक्त में इंटरनेशनल लेवल पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त बैनुल अक़वामी मुद्दे पर इस मुद्दे को उठाता रहा है। बैनुल अक़वामी मंच के ऊपर इस मुद्दे को उठाया है उसने और कहा है कि वहाँ के हालात मामूल पर नहीं है। लेकिन अब जो फीडबैक जाएगा उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो एक फीडबैक पहुंचेगा उससे आने वाले वक्त में जो सयाहत है उसमें इजाफा होगा।
देखिए, पहले अगर हम इनके रहने की बात करें तो ये यहाँ के एक प्राइवेट होटल में इनकी जो है रखा गया है इनके रहने का इंतज़ाम, और कड़ी सिक्योरिटी है। बुलेट प्रूफ व्हीकल्स में इनको ट्रैवल कराया जा रहा है। हरदम आर्मी इनके साथ रहती है, और जहाँ पर भी इन्होंने बैठक की वहाँ सिक्योरिटी ग्रिड पूरा रहा। और शाम में भी जब डल झील में ये गए तो मोटरकेड्स में जो आर्मी इनके साथ रही, सीआरपीएफ इनके साथ रही, और निसंदेह ही एक पॉजिटिव मैसेज जाएगी टूरिज्म के लिहाज से। लेकिन आज कश्मीर की अगर हम बात करें तो कई जगह शटडाउन भी देखने को मिला, कई जगह पथराव की घटनाएं भी हुई, कई जगह मिलिटेंट्स ने फायरिंग भी की। दक्षिणी कश्मीर शोपियान पुलवामा में भी कुछ छिटपुट घटनाएं हुई जहां पथराव हुआ, डाउनटाउन में यहाँ पे हुआ, चांदपुरा में हुआ। तो इन सब जगहों पर भी ये बातें भी हुई कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद आज कहीं पे यहाँ कर्फ्यू नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल, ये अपना अपने का अलग मैसेज जाएगा कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके जो माहौल है वो काफी अच्छा मामूल पर आ गया है, और यहाँ पर कुछ भी इस तरह की खतरे की बात नहीं है। लोग यहाँ पर आ सकते हैं, सयाह यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए खालिद आपका, और आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे मजीद अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच EU MPs के कश्मीर दौरे को लेकर रियासती बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने EU डेलीगेशन के दौरे को मुस्बत कदम करार देते हुए कहा है कि इससे कश्मीर में फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाएगा। धारा 370 जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक था। धारा 370 के चलते आम जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा गया। यहाँ के राजनेताओं ने धारा 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया, जिस आतंकवाद ने हजारों लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की, जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर को लहूलुहान किया। इस धारा 370 के चलते आज धारा 370 समाप्त हो गई है, और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की आम जनता में जबरदस्त खुशी की लहर है। जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, लद्दाख हो, हर जगह लोग इस बात को मानते हैं कि असली आजादी तो अब हमको मिली है जब हमको धारा 370 से मुक्ति मिली है। ये गुलामी की जंजीरें जो लोगों के पांव में जकड़ के रखी थी, इन धारा 370 की इन जंजीरों के टूटने के बाद लोग खुले आसमान में सच्चाई की, अच्छाई की जीत मान रहे हैं। ये खुले आसमान में आजादी की सांस ले रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का जो प्रतिनिधि मंडल कश्मीर घाटी के अंदर आ रहा है, कोई भी डेलीगेशन आ सकता है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की जनता बहुत खुश है, हर जगह नॉर्मलसी है, अमन है, भाईचारा है। अगर कोई कहीं समस्या है, प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। LOC हो, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो, बार बार पाकिस्तान द्वारा किया गया सीज़फायर वायलेशन है। जम्मू पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीर में इंटरनेट पर लगी पाबंदियों को जायज ठहराते हुए कहा है कि इसका इस्तेमाल दहशतगर्द रियासत का माहौल खराब करने के लिए करेंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 से पाबंदियों को जोड़कर देखना सही नहीं होगा। We were all occupied with other priorities after the 5th and 6th of August, as all of us go both to the administration as well as in the central government. पुलवामा में सीआरपीएफ की एक पेट्रोल पार्टी पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। हमला एक एग्जाम सेंटर के पास हुआ। पुलवामा के द्रबगाम में वाक़े एग्जाम सेंटर के पास दहशतगर्दों ने फायरिंग की, और फायरिंग करने के बाद दहशतगर्द मौके से फरार हो गए। हालांकि राहत की बात है कि हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने कल रात अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जहां पर चशमदीद के मुताबिक दहशतगर्दों ने कुछ ट्रक ड्राइवर्स को अगवा कर लिया था, और जिसके बाद कुछ ट्रक ड्राइवर किसी तरीके से भागने में कामयाब रहे, जबकि एक को दहशतगर्दों ने गोली मार दी। मारे गए ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त जम्मू के नारायण दत्त के तौर पर हुई है। और आपको सीधे ले चलते हैं सऊदी अरब, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और बात करेंगे अब, क्योंकि
वज़ीर आज़म मोदी लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ के जो तमाम लीडरान हैं, जो अफसरान हैं, उनसे भी रूबरू हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सऊदी अरब से, जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कल ही पीएम मोदी रवाना हुए थे और आज कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है। इस वक्त ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं सऊदी अरब और तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि तमाम जो समझौते हैं वो इसमें हो सकते हैं और इस दौरे को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद सऊदी अरब का ये पहला दौरा है वज़ीर आज़म मोदी का, क्योंकि कश्मीर के मामले में एक तरफ तो तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ आया है, लेकिन सऊदी अरब हिंदुस्तान के साथ में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और इसीलिए अब ये देखना अहम होगा कि इस मुद्दे को लेकर भी क्या कुछ बात कही जा सकती है, लेकिन तमाम बड़े समझौते इसमें हो सकते हैं। इसमें अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही तमाम अहम इश्यूज़ को लेकर बातचीत हो सकती है और तमाम जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उनको लेकर भी बातचीत हो सकती है और साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी दस्तखत हो सकते हैं। तो फिलहाल मुलाकात का यह सिलसिला जारी है। तस्वीरें सीधे मिल पा रही है जहां पर पीएम मोदी मिशन सऊदी पर मौजूद है और तमाम लोगों से इस वक्त वो मिल रहे हैं। और क्योंकि हर साल कई सारे जो लोग हैं वो हज के लिए जाते हैं, उसके ऊपर भी पीएम मोदी अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर कामगार लोग हैं, 26 लाख लोग जो काम करते हैं, उनके बाबत भी वो बात करने की बात उनकी कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त मुलाकात का यह सिलसिला जारी है और सऊदी अरब का दौरा अपना आप में काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत हुई है। आने वाले वक्त में सऊदी अरब हिंदुस्तान में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सऊदी अरब में होने वाले तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में हिस्सा लेने के लिए वज़ीर आज़म मोदी रियाद पहुंचे हुए हैं और कई अहम प्रोग्राम्स में वो शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि किंग सलमान और क्राउन प्रिंस से भी बातचीत करते हुए वो नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस मुलाकात के कई अहम मायने निकलेंगे बैनुल अक़वामी सतह पर भी और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी। इन सब के बीच आपको बता दें कि ये मुलाकात में क्या कुछ निकलेगा ये भी आपको बताएंगे।